both in yellow. Yeah, I just noticed that. First of all, how's life in new normal? You know, with everything virtually and digital इतना बढ़ चुका है, और सबसे शूट के टाइम भी मास्क पहनना, सैनिटाइज, डिस्टेंस बनाकर रखना, तो कैसे एडजस्ट हो रहा है इस न्यू लाइफ के साथ? मतलब अब तो यही नॉर्मल लगने लग गया है, क्योंकि इतने महीने हो गए हैं, 1 साल होने को आ रहा है। एंड मैं 3 महीने के लिए शूटिंग कर रही थी आउट ऑफ लव सीजन 2 के लिए। सो आई थिंक इनिशियली थोड़ा डर लग रहा था, और एक तरीके से आपको भी नहीं पता कि आगे वाला कितनी प्रिकॉशंस ले रहा है, नहीं ले रहा है। सबके अलग अलग लेवल्स ऑफ नर्वसनेस थी, तो दोज वर ऑल इनिशियली अ लिटिल डिफिकल्ट टू नेगोशिएट। लेकिन आई थिंक बिकॉज एक तो हम पहाड़ों में शूट कर रहे थे, तो वहाँ इतने केसेस नहीं थे, सो उसका भी उसकी वजह से भी आई वाज फीलिंग अ लिटिल बेटर अबाउट द होल सिचुएशन। And also we were being tested very regularly. Everybody in the unit was being tested every week. So उसकी वजह से भी there was a sense of calm. But of course अजीब तो लग ही रहा था। लेकिन अब तो लोगों को मास्क में देखने की आदत हो गई है। हम अक्सर मजाक करते हैं कि जब आप कि अगर मास्क के बिना आप किसी को पहचानोगे ही नहीं, क्योंकि उनको मास्क के बिना कभी देखा ही नहीं है। और एक तरीके से ना आप कि लोगों की शक्ल की इमेजिनेशन हो जाती है मास्क के साथ कि कैसा होगा, पूरी शक्ल कैसी होगी। तो जब पूरी शक्ल देखने को मिलता है फाइनली, तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर इमेजिनेशन। धोखा हो जाता है। हाँ, धोखा हो जाता है। कई लोग कहते थे कि कहते हैं कि आपकी इमेजिनेशन ऑलवेज ज्यादा खूबसूरत होती है रियलिटी से। ओके, तो न्यू नॉर्मल की तो बात हो गई, 2021 में आ चुके हैं, लेकिन 2020 कैसा रहा? बिकॉज पहले पेंडेमिक, फिर लॉकडाउन में घर में रहना अपने, और उसके बाद आपकी मूवी भी आई लूट केस, जिसमें आपने फर्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की और लोगों को बहुत पसंद आया वो। तो कैसा रहा 2020? मतलब I think 2020 has been a very difficult year for many people, and of course it's been full of uncertainties, and अभी हम उन uncertainties का सामना कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि we are okay with everything. There's some we might be okay with people wearing masks. We might have got used to it, but for example the vaccine, like we don't know when it's going to be available in the market, what's going to happen, कौन सा vaccine effective है, कौन सा नहीं है, क्या होगा, कैसे वैक्सीनेट होंगे हम, हमारी बारी कब आएगी। सो आई थिंक एवरी फ्यू मंथ्स देयर इज अ न्यू थिंग टू डील विद, एंड उन सब चीजों से तो हम जूझ रहे ही हैं। लेकिन मुझे एक तरीके से 2020 अगर आप फ्रॉम माय वर्क पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं, तो इट्स बिन actually a very very good year for me, and I almost feel guilty when I say that, because I know ki work wise it's been very hard for a lot of people. It's been very hard for the economy, it's been hard for a lot of small businesses, it's been hard for migrant laborers, it's been hard for so many people around us, almost everyone, you know. So I feel grateful that I've had such a good year in terms of work, lekin I also feel almost embarrassed and guilty to say that, you know. मतलब लूट, जैसा आपने कहा, लूट केस निकली, उसके बाद मिर्जापुर और सूटेबल बॉय both released on the same day. I think the first 2 months of the lockdown वो एक पॉज पीरियड मुझे मिला, जब मैं भी सबकी तरह कुकिंग कर रही थी, अपनी हॉबीज परस्यू कर रही थी, वो चीजें कर रही थी जो जब आप बिजी हो जाते हैं आपको करने का मौका नहीं मिलता। तो फिल्में देखना, सीरीज देखना, किताबें पढ़ना, these are all things as an actor you want to do every day, लेकिन the busier you get it becomes harder and harder to find time for that. So the first 2-3 months I think I really got that pause. I also co-wrote and acted in a film with my husband in a short film Banana Bread, जो हमने घर पे मतलब in the peak of lockdown मई में वो बनाया था। तो उस समय बिल्कुल कुछ भी हेल्प अवेलेबल नहीं था, जो चीजें घर में थी हमने उसका इस्तेमाल करके वो फिल्म कंप्लीट की। मतलब 4 फोन कैमरास पे हमने वो फिल्म बनाई। और जो डायरेक्टर है श्रीनिवास सुंदरराजन और जो प्रोड्यूसर्स है टेरिबली टाइनी टॉकीज, वो एक गूगल हैंगआउट कॉल पे थे, और उस वक्त ये सब चीजें इतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी आज हैं। मतलब आज तो अगर मीटिंग में जाना हो तभी आप जाएंगे, अगर वो काम ऑनलाइन हो सके तो आप
ऑनलाइन कर लेंगे। तो गूगल हैंगआउट कॉल, जूम कॉल्स इतनी कॉमन नहीं थी, और जूम कॉल्स में और गूगल हैंगआउट कॉल पे पूरी फिल्म बनाना, दैट इज स्टिल अ लिटिल अब्सर्ड। सो तो वो भी किया। लेकिन बहुत जल्दी चीजें बिजी भी हो गई, क्योंकि सूटेबल बॉय की डबिंग शुरू हो गई ऑनलाइन। उन्होंने बहुत जल्दी तरीका ढूंढ लिया कि किस तरह सब एक्टर्स के साथ, क्योंकि सूटेबल बॉय के सारे एक्टर्स दुनिया के हर कोने में हैं, कोई अमेरिका में रहता है, कोई लंदन में रहता है। मीरा खुद न्यूयॉर्क में थी, और उनके जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे वो लंदन में थे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई थी बात कि in the next few months we won't be able to do this physically. Yeah. So they found they very soon in the lockdown they found a way to do this online. तो वो शुरू हो गया था। फिर एक ऑडिबल के साथ एक ऑडियो प्रोजेक्ट था, वो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। फिर लूटकेस की प्रमोशंस हुई। तो आई थिंक जून ऑनवर्ड्स थिंग्स वर क्वाइट बिजी फॉर मी, एंड साथ में घर का काम भी था, क्योंकि घर भी संभालना था। आई डिडंट हैव हाउस हेल्प at all till August or September maybe. And so that also had to be managed. So things got very hectic pretty quickly. Okay. So आपका जो एक शो था डेली क्राइम, उसको मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर बेस्ट ड्रामा सीरीज। तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स ह्यूज। ओके, तो सबके लिए बहुत ज्यादा प्राउड वाली फीलिंग थी उस टाइम इंडिया में। जब फर्स्ट टाइम आपको ये गुड न्यूज मिली, तब फर्स्ट रिएक्शन क्या था? I was of course very happy, क्योंकि I think Richie Mehta, who's the director, writer, creator of season 1 of Telecrime, is somebody I have a lot of respect for. कितनी डेडिकेशन और कितना टाइम और कितना दिल इस प्रोजेक्ट में लगाया है। So I was very happy कि उसका काम एक्नॉलेज हुआ। I was very happy कि पूरे टीम का काम एक्नॉलेज हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी टीम थी, अगर आप डीओपी का काम देखें, एडिटर का काम देखें, साउंड डिजाइनर का काम देखें, कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम देखें, हर चीज बहुत ही डिटेलिंग के साथ और बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ किया गया। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खूबसूरती से बनाए जाते हैं या इंटरेस्टिंगली बनाए जाते हैं, लेकिन शायद उनमें सेंसिटिविटी कहीं छूट जाती है। लेकिन ये मेरे लिए एटलीस्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि इसकी सेंसिटिविटी, इसकी पॉलिटिक्स, इसका क्राफ्ट, ये सारी चीजें अलाइंड थी, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। एंड फॉर दैट रीजन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीबडी हु वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उनको वो रिकॉग्निशन, उनके काम को वो रिकॉग्निशन मिला, मेरे को एक्टर्स को, हम सबको एक्नॉलेजमेंट मिला। लेकिन अगर नहीं भी मिलता तो मेरे लिए डेली क्राइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, अपनी पर्सनल जर्नी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रहा है, और वो हमेशा रहेगा, अगर अवार्ड मिले या ना मिले। बट ऑफ कोर्स आई वाज वेरी हैप्पी कि हमारा काम एक्नॉलेज हुआ और लोगों ने हमें ये एक्नॉलेजमेंट दी। तो आई वाज सेइंग कि एक्नॉलेजमेंट मिलना कितना जरूरी होता है और सही टाइम पर मिलना कितना जरूरी होता है, बिकॉज बाद में अगर आप 5-6 साल पहले के प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रिशिएट करो तो मे बी उतना वर्थ इट नहीं होता है। शायद आपको उस टाइम जरूरत हो उस अप्रिसिएशन की जो अब मिल रहा है। The value of it will never be like it would be if you weren't waiting for it, and you will never be happy. It is so मतलब अगर आप जैसा कि मैंने कहा कि डेली क्राइम मेरे लिए एनीवे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। अगर उसको एमी मिलता या नहीं मिलता, वो that wouldn't change what I feel about the project. Of course, the fact that it's got acknowledgement, I feel very nice about it. But it wouldn't change what I feel about the project because I was connected to it. I felt that everybody who worked on it was immersed in it in a particular way. और वो आपके हाथ में, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। इससे तो बेहतर आप अपनी फोकस या अपने काम। खैर ये सब चीजें कहना बहुत आसान है, लेकिन कई लोग अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। मेरा कभी आई वोंट से कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन दैट वाज नॉट माय गोल, यू नो। सो जैसा कि आप कह रही कि वो 5-6 साल बाद आया, मुझे लगता है कि लोग इतना अच्छा काम करते हैं जिंदगी में और कई बार वो एक्नॉलेज नहीं होता। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा हर अच्छा काम जरूर एक्नॉलेज होगा, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज नॉट दैट फेयर। आई एम ग्रेटफुल दैट इट हैपेंड फॉर मी, एंड व्हेन इट हैपेंड आई वाज एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल। इट्स नॉट कि मुझे लगा अरे लेट हो गया, ये तो मुझे 6 साल पहले ये अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा मुझे,
क्योंकि मुझे लगा कि मुझसे कहीं बेहतर कई लोगों ने बहुत अच्छा अलग अलग फील्ड्स में अच्छा काम किया, कईयों का काम रिकग्नाइज हो जाता है, कई लोग पॉपुलर हो जाते हैं, कई नहीं होते हैं, और ये जिंदगी का उसूल है, ये आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि, इनफैक्ट मुझे हर समय लगता है कि जितनी अप्रिसिएशन मिली वो शायद जायज है, लेकिन शायद ज्यादा ही है। नो ज्यादा नहीं है, जितनी मेहनत करो उतना मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। सो अगर जैसे आपकी जर्नी की ही बात हो रही है, अगर कुछ कम शब्दों में अपनी जर्नी को आप एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या बोलेंगे आप? मैं कहूँगी कि इट्स बिन माय ओन जर्नी, दैट्स द बेस्ट वे आई कैन डिस्क्राइब इट, क्योंकि आई थिंक दैट कॉन्शियसली और या सबकॉन्शियसली मैंने ऐसे बहुत सारी डिसीजंस ली जो शायद उस वक्त जो जिस तरह की एडवाइस मुझे मिल रही थी लोगों से उसके खिलाफ थी। और ये डिसीजंस मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे लगा कि अरे मुझे एडवाइस मिल रहा है तो मैं कुछ अलग करूंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं था वो। आई थिंक बस ये कभी कभी हो जाता है कि जब आप किसी चीज से इतना प्यार करते हैं, जैसे अपने क्राफ्ट से इतने कनेक्टेड होते हैं, तो आपके लिए कुछ बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस बहुत आसान हो जाते हैं, बिकॉज देन यू डोंट गेट इनटू अगर मैं ये करूंगी तो शायद ये होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो मेरा प्लान बी क्या है। नहीं, ये सब चीजें, इन सब चीजों के लिए जगह ही नहीं होती ना। आपकी थिंकिंग सिर्फ एक तरीके से ऐसी हो जाती है कि जब मैं ये काम कर रही हूँ, क्या मेरे जहन की हर चीज इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। तो फिर आपकी डिसीजंस बहुत सिंपल हो जाती हैं, and then you start doing things your own way, and that's what I find interesting about my journey, that I think I made some decisions which were very interesting, and I made them only because I felt that they were making me do as an actor, as a human being, something special, and that's it. For example, Delhi Crime ही ले लीजिए, क्योंकि उसकी बात हो रही है। Delhi Crime was not commissioned by any big platform. जब Delhi Crime प्रोड्यूस हुई थी, independently प्रोड्यूस की गई थी, producers were putting in their own money without knowing where this is going to go, and all of us worked on it for very little money. And उस समय जब मुझे स्क्रिप्ट मिली, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा कि ये प्रोजेक्ट तो करना है, क्योंकि ये एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो हमारी कंट्री की हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आई ऑल्सो फेल्ट कि इसमें एक ह्यूमन एंगल था, एक सेंसिटिविटी थी जो मुझे उस समय जो स्क्रिप्ट्स मिल रही थी उसमें मैंने नहीं देखी थी। ओके, सो अगर आपकी जर्नी की जैसे बात हुई तो मिर्ज़ापुर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया इसके अंदर। सो मिर्ज़ापुर सीजन 1 में हमने देखा कि बीना का कैरेक्टर जो है थोड़ा सा डरा सहमा भी है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा रिबेलियस भी है। सीजन 2 में बिल्कुल ही अलग अवतार नजर आया, क्योंकि जितने भी गेम प्लेयर्स थे मिर्ज़ापुर के, उनको एक्चुअली बीना ही चला रही थी। तो क्या सीजन 3 में ऐसा होगा कि बीना ही मिर्ज़ापुर की गद्दी पर राज कर रही है? होपफुली, मुझे नहीं पता। मुझे सीजन 3 के बारे में ईमानदारी से कह रही हूँ कुछ नहीं पता। अगर कुछ पता होता तो मैं जरूर आपको बताती, लेकिन बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। मुझे तो सीजन 1 के स्टार्ट से लग रहा था कि बीना को होना चाहिए बाहुबली, और असली बाहुबली तो वही है। मैं पंकज से मजाक करती रहती हूँ कि असली बाहुबली तो बीना ही है। आप होंगे मिर्जापुर के बाहुबली, घर का बाहुबली कौन? तो घर के साथ साथ होपफुली मिर्ज़ापुर की बाहुबली भी बीना ही हो जाएंगी, होपफुली। सब इस प्लॉट ट्विस्ट का वेट कर रहे हैं। आई होप सो। मैं अपने प्रोड्यूसर्स को ये इंटरव्यू दिखा दूंगी। ओके, शायद वो आपकी बात मान ले। प्लीज टेल अस अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। आउट ऑफ लव सीजन 2 कब आ रहा है? So I am actually still not finished shooting for Out of Love season 2. We've done most of it. थोड़ा सा काम बाकी है हमारा। पता नहीं अब now when they plan to take it out, because that is मेरा काम एक बार प्रोजेक्ट में खत्म हो गया, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं होता है कि कब सीरीज निकल रही है, कब नहीं हो रहा है। वो सब मार्केटिंग डिसीजंस होती हैं जो मेरे काम के दायरे से बाहर है। लेकिन hopefully soon, so this year for sure I think,
दिल्ली क्राइम सीजन 2 की भी थोड़ी सी शूटिंग बची है, वो भी होपफुली इट विल कम आउट दिस ईयर। एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी जिसकी शूटिंग मैं शुरू करने वाली थी लॉकडाउन के ठीक पहले, तो वो रुक गई थी। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी एक्टर्स की डेट्स वापस मिलें और हम जुलाई में ये काम शुरू करें। लेट्स सी। Thank you so much for doing this interview. It was great talking to you. Thank you so much. Thank you.